नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में संविधान भाग में हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में देश के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, वो हमने पिछली वीडियो तक कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, राज्यों के लिए हाई कोर्ट। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा हाई कोर्ट के सिस्टम विषयों पर आधारित होगा। आज हम देखेंगे कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उसका गठन, उसकी व्यवस्था, उससे जुड़े सारे सवालों के जवाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है, भारत में काम होने के लिए या कुछ भी कोई काम होने के लिए संविधान में वर्णित होना चाहिए। तो हाई कोर्ट संविधान में कहाँ है? तो ध्यान से देखें, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के तहत भारत में राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 में तो लिखा है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। तो सभी राज्यों में हर जगह बने नहीं है। क्या सिस्टम है? दूसरी चीज आगे देखते हैं। चलिए क्रम से देखते चलेंगे। तो अनुच्छेद 214 के तहत भारत में हाई कोर्ट की जरूरत है, यानी कि हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। टोटल अभी राज्यों के लिए 25 हाई कोर्ट हैं और 25वां यानी कि आखिरी हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया, जो अमरावती में अभी बन रहा है। जैसा कि आपको पता है, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना एक अलग राज्य काटकर बनाया गया, तो दो राज्यों के लिए अब अलग अलग राजधानी, अलग अलग हाई कोर्ट, ये सारी चीजें अभी बन रही हैं। तो 25वां हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में बन रहा है, यानी कि बन गया, कार्यरत है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और बात आती है, यही हमने आपको बताया अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ 3 राज्य हैं, जिसमें चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग स्वतंत्र राज्य, और इसके अलावा चंडीगढ़ उन दोनों की राजधानी। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट तीनों राज्यों की सत्ता यानी कि तीनों राज्यों की व्यवस्था देखता है। तो इस हिसाब से अनुच्छेद 231 ने कहा है कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों की व्यवस्था देख सकता है। जैसा उदाहरण में अभी हमने आपको बता दिया, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। कलकत्ता में अंडमान निकोबार और कलकत्ता दोनों, पंजाब पश्चिम बंगाल का भी और अंडमान निकोबार का भी कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ऐसे कोई भी कार्य करने का जिम्मेदार कौन है, किसका अधिकार है? तो वो है संसद का अधिकार, यानी कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का गठन कर सकती है। यह बात अनुच्छेद 231 में है। नेक्स्ट देखते हैं, गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट में 4 राज्य हैं, इसके अधीन 4 राज्य आते हैं। जैसा कि इन्हीं बात के लिए अभी हमने आपको बताया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, तो चंडीगढ़ एक उदाहरण, पश्चिम बंगाल का भी आपको दिया, गुवाहाटी का दिया। तो ये हो गए इनके उदाहरण, जहां की एक हाई कोर्ट 1 से अधिक राज्यों के लिए कार्यभार देख रहा है। चलिए आगे बात करते हैं न्यायाधीशों की संख्या की बात। तो सर्वाधिक न्यायाधीश इलाहाबाद यानी प्रयागराज हाई कोर्ट में है। कितने हैं? 160। 160 न्यायाधीश सबसे ज्यादा हैं, जो कि प्रयागराज में। सभी न्यायालय में, सभी हाई कोर्ट में सभी जजों की संख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर आपसे क्वेश्चन में सर्वाधिक या सबसे कम पूछ सकता है। तो सबसे अधिक की बात करें तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देखता है, 160 जज। आगे बढ़े हम, गुवाहाटी सबसे कम, गुवाहाटी में 24 न्यायाधीश। गुवाहाटी हाई कोर्ट में 24 न्यायाधीश हैं। देखते आगे, हाई कोर्ट का जज यानी कि न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो त्याग पत्र, लेटर लिखेगा राष्ट्रपति के नाम और देगा किसे? राज्यपाल को। सौंपता है राज्यपाल को और संबोधित किसे करेगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे बात आती है अवकाश की। तो कोई जज किस उम्र में अवकाश प्राप्त करेंगे? हमने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष, हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष, 62। तो 62 वर्ष की उम्र न्यूनतम उम्र कुछ नहीं होती है,
अधिकतम उम्र हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष निर्धारित की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम नियुक्ति की बात। हमने अभी अभी आपको बताया कि त्याग पत्र की बात, अब बात करते हैं नियुक्ति की। त्याग पत्र में राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है और दिया किसे जाता है? राज्यपाल को। सौंपना राज्यपाल को होता है। तो अगर त्याग पत्र देने के लिए जिसको आप संबोधित कर रहे हैं तो नियुक्ति वही करेगा, क्योंकि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, शॉर्ट में मैंने लिखा, इसका मतलब हो गया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश के लिए सलाह के तौर पर राष्ट्रपति से विचार विमर्श करते हैं, यानी इनकी सलाह से राष्ट्रपति राज्यों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब तुरंत ही बात आती है कि अगर इनकी सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो फिर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और देखें इसके बाद क्या होता है, नियुक्ति कौन करेगा? आपने देखा कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन पद ग्रहण और शपथ राज्यपाल। मामला हाई कोर्ट का है तो पद ग्रहण करना और शपथ ग्रहण यह कार्य किसके? अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल के समक्ष किया जाएगा। अगर राज्यपाल नहीं तो राज्यपाल स्वयं किसी व्यक्ति को चयनित करेगा जिसके समक्ष या राज्यपाल के द्वारा परामर्श सुझावित किए गए ऐसे व्यक्ति जो राज्यपाल के समकक्ष या उनकी नजर में विधि का ज्ञाता हो, चीजों का जानकार हो। तो ऐसी हालत में कभी भी शपथ ग्रहण या नियुक्ति के समय अगर जिसे करना होता वो व्यक्ति नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने जगह दूसरे को, किसी को नियुक्त कर सकते हैं। उनके समक्ष आप पद ग्रहण और शपथ ग्रहण कराएं, वहां करा जाता है। तो बात आएगी अनुच्छेद 219 के तहत ये लोग राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। आगे बढ़ते हैं, योग्यता की बात करें। हाई कोर्ट में जज यानी न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 217 के सेकंड पार्ट यानी कि अनुच्छेद 217(2) में इनकी योग्यताएं वर्णित की गई हैं। कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में न्यायाधीश कैसे बनेगा, क्या क्या एबिलिटी चाहिए? तो पहली चीज नागरिक यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि सब में कंपलसरी है। नेक्स्ट देखते हैं, आपने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में अंतर देखिए, बराबर तुलना करके समझते चलेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा 5 साल या उससे ज्यादा। यहां बात करें न्यायिक पद पर, इसका मतलब कि न्याय के किसी पद पर 10 वर्ष 2 कोर्ट में यानी कि 2 अदालतों में और लगातार 10 वर्ष तक या 10 वर्ष से अधिक तक न्यायिक पद पर होना चाहिए, या फिर अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट यानी वकीलों का सीनियर, तो एडवोकेट होना चाहिए। कम से कम समय 10 वर्ष, या तो न्यायिक पद पर 10 वर्ष हो या फिर एडवोकेट स्वयं एडवोकेट रहा हो वो भी 10 वर्ष, और कम से कम 2 कोर्ट में यानी 2 अदालतों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के कार्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो हाई कोर्ट ने कोई आदेश अगर दिया, यहां देखिएगा लिखा है अपने अधिकार क्षेत्र में मूल अधिकार लागू करने का आदेश दे सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट जैसे कि हम मान ले प्रयागराज हाई कोर्ट, तो इसके अधीन कितना है? उत्तर प्रदेश क्षेत्र पूरा। तो अगर हाई कोर्ट प्रयागराज हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो वो पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा में लागू किया जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू करने का पूरा आदेश दे सकता है, यह उसका स्वयं का अधिकार है। चलिए आगे बढ़े। अब यही हाई कोर्ट से जुड़े कुछ और नियम आए हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। यह तो हो गया हाई कोर्ट के सिस्टम, और बीच में कुछ नियम बनाए गए, जैसे अधिवक्ता अधिनियम 1961 यानी वकीलों के लिए, एडवोकेट के लिए, ये नियम उनके लिए है। क्या है इसे देख लेते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 के तहत क्या किया गया?
अब देखिएगा, नियम 1961 है, तो यानी पारित किया गया संसद। आपको पता है कि ये सारी चीजें संसद में पारित की जाएंगी। तो संसद में पारित किया गया 1961 में, लागू किया गया 15 जून 2011 में। 2011 में लागू किया गया, 50 साल बाद लागू किया गया। तो संसद में पारित किया गया 1961 में, 2011 में लागू किया गया। अब इसमें है क्या, देखते हैं। वकीलों के लिए एक टीम, एक सभा होती है जिसे बार काउंसिल कहा जाता है, वहां रजिस्टर्ड कराना होता है। तो उसमें रजिस्टर्ड वकील ही कोर्ट में जा सकते हैं। तो बार काउंसिल में जितने रजिस्टर्ड एडवोकेट होंगे, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत हुआ क्या कि अगर वो अपने बार किसी भी भारत के किसी न्यायालय के बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो जम्मू कश्मीर के लिए अभी ये कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कि विशेष राज्य का दर्जा भी हटा दिया गया है। तो बाकी चीजें धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं। तो अब तक क्या है, अभी तक जो जानकारी है वो यहाँ तक है, समय के हिसाब से अपडेट कराया जाएगा। तो भारत के अधिवक्ता अधिनियम 1961 कहता है कि कोई वकील अगर बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है तो भारत के किसी भी अदालत में वकालत कर सकता है। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट ये हैं कि पारित किया गया 1961 में और लागू किया गया 2011 में, 50 साल बाद। आगे देख लेते हैं। एक और वर्ड आता है जनहित याचिका, यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट और लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? शब्द की बात करें, जनहित याचिका यानी जनता या किसी के हित के लिए याचिका देना, यानी आवेदन, मतलब प्रार्थना। तो जनहित याचिका PIL ये है क्या, इसकी शुरुआत कब की गई, इससे क्या जुड़ा है, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत की बात करते हैं। इसकी शुरुआत एक प्रसिद्ध न्यायाधीश, जाने माने न्यायाधीश PN भगवती, इन्होंने शुरुआत किया। नाम आपसे पूछा जाएगा PN भगवती, इनके बारे में जानना सिर्फ इतना है कि ये भी एक न्यायाधीश रहे हैं, ये भी जज रहे हैं, बस। चलिए आगे देखते हैं। तो PN भगवती ने इसकी शुरुआत किया, तो ये है क्या, इसका कार्य क्या है? किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकारों का हनन होने पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह व्यक्ति या समुदाय स्वयं PIL दायर कर सकता है, PIL की प्रार्थना कर सकता है। कहाँ? हाई कोर्ट में, यानी किसी भी अदालत में। तो किसी भी अदालत में वह व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हो रहा हो, वह स्वयं PIL दायर कर सकता है अपने बचाव में। आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसे कोर्ट से वापस नहीं लिया जा सकता। अगर आपने अधिकार हनन के लिए एक बार, जैसे आप देखते होंगे FIR दायर कर, कोई FIR दर्ज करा देता है, बाद में समझौता होता है, जो कुछ भी होता है, फिर मुकदमा उठा लेते हैं लोग, यानी कि वापस ले लेते हैं और आपसी समझौता करा लिया जाता है। PIL के तहत यानी जनहित याचिका के तहत ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कोर्ट में दायर करा दिया तो इसे वापस नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं। इसे कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक एक साधारण भारत सरकार के पोस्ट कार्ड पर लिखकर दायर कर सकता है, किसी भी अन्याय के खिलाफ, किसी भी गलत चीजों के खिलाफ, चाहे सरकारी, चाहे प्राइवेट या संस्थागत या निजी व्यक्ति, किसी के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा या अन्याय के विरुद्ध जनहित याचिका दायर कर सकता है। उसके लिए भारत सरकार का पोस्ट कार्ड भी मान्य होगा। तो ये हो गया जनहित याचिका PIL। आपने पढ़ा PIL, आपने पढ़ा अधिवक्ता अधिनियम 1961, आपने पढ़ा हाई कोर्ट। तो ये हो गई हाई कोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी, जो भारत देश के न्याय व्यवस्था का सेकेंड पार्ट है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरी इकाई हाई कोर्ट आती है। चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।